नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको शब्द के विषय में बहुत अच्छी और समस्त जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी हम शब्द के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं, इसीलिए मैंने लिखी है एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्णों का समूह जैसे क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, लेकिन जब हम इनको जोड़ते हैं तो हम क म ल इनको सही तरीके से जब जोड़ते हैं तभी ये सार्थक शब्द बनता है। अगर हम आगे पीछे कर देंगे, जैसे लमक कर देंगे या मकल कर देंगे, तो हम इसे सार्थक समूह नहीं कहेंगे। सार्थक का मतलब ही होता है जिसका कोई सही अर्थ हो, तो जो सही अर्थ लिए होता है वही शब्द सार्थक कहलाता है। तो सार्थक शब्दों के समूह को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द के भेद यानी कितने प्रकार होते हैं, वो ऐसे नहीं हो जाते कि बस शब्द के इतने प्रकार हैं। उनको प्रकार बनाने के लिए कुछ फिक्स जो आधार हैं, डिसाइड किया है कि इसके आधार पर हम शब्दों के भेद को बांटेंगे। तो शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। नीचे ये जो लिखे हुए हैं इन 5 आधारों पर किए जाते हैं। तो पहला, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और 5वां है अर्थ के आधार पर। हम क्रमशः एक एक करके इन 5 को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसके लिए आप वीडियो पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। शब्द के वाक्य में प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, यानी इसमें भी और भेद होते हैं। एक सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ सार्थक का अर्थ समझाया कि जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, दाल, मकान, फूल आदि, यानी इन सब का कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये सार्थक शब्द हैं। वैसे ही उसके अपोजिट या विपरीत निरर्थक शब्द होते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोटी, हम रोटी के साथ बोलते हैं रोटी वोटी खा लो, दाल वाल दे दो थोड़ी, ये मकान वकान देख लो, फूल वूल तोड़ लिए हैं मैंने पूजा के लिए। इस तरह से जो शब्द यूज़ करते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन तब भी हम इन्हें हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं। कई बार हम ये निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए ये भी शब्दों की गिनती में आते हैं, भले ही इनका अर्थ नहीं होता है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, इसके भी 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। वो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, उसे भी मैं पढ़ाऊंगी। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ का अर्थ हमें पहले पता होना चाहिए। रूढ़ यानी बहुत पुराने समय से जैसा चला आ रहा है, रूढ़ियों से। हम कई बार हिंदी भाषा में सुनते हैं ना, ये बहुत रूढ़िवादी है, पुराने विचारों के हैं। तो वो जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उसी को रूढ़ी या रूढ़ कहते हैं। तो जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, पर परंपरा से यानी रूढ़ियों से या पुराने समय से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नल, जल, फल, फूल। इनका हम देखें तो फूल का मतलब क्या होता है, हमें उस अक्षर से या उस शब्द से कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन ये शुरू से हम बोलते आ रहे हैं फूल,
तो हमें पता है कि फूल क्या होता है। तो इनके कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होते, लेकिन ये बहुत सालों से इस तरह से बोले जा रहे हैं। तो हमें पता है कि नल का मतलब क्या है, जल का मतलब क्या है, फल का क्या है, फूल का क्या है। तो इस तरह के शब्द भी जब हिंदी भाषा में यूज़ किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसके बाद है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के अंशों को जोड़ने से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी दो शब्द हैं, उनके दो टुकड़े जुड़े हुए हैं और वो कोई अर्थ दे रहे हैं तो यौगिक शब्द कहलाएंगे। इनके अलग अलग खंड भी अर्थपूर्ण होते हैं। यानी अगर इनके टुकड़े किए जाएं, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है ना, दो टुकड़े किए। एक शब्द लिया, जैसे हमने पहला रसोई घर, ये पूरा एक हमने शब्द बनाया। लेकिन अगर हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो रसोई का भी मतलब होता है और घर का भी मतलब होता है। दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती, लेकिन दोनों अर्थपूर्ण टुकड़े किए गए। ऐसा नहीं हमने रसोई का अकेले का कर दिया तो रसो कर दिया और ई अलग कर दिया, तो वो अर्थपूर्ण नहीं है। लेकिन जब टुकड़े करने के बाद भी इसके जो दोनों खंड हैं वो अर्थपूर्ण है, तब वहाँ यौगिक शब्द कहलाता है। पर उपकार, दूसरों पे किया गया उपकार परोपकार कहलाता है। तो पर हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं और उपकार जो है वो भी एक अलग शब्द है, लेकिन दोनों को जोड़ने पे वो दूसरों पे किया गया उपकार शब्द बन जाता है। विद्या, विद्या जो हम पढ़ते हैं सीखते हैं उसे कहते हैं, और आलय हम घर को कहते हैं। तो जहाँ हम विद्या को सीखने जाते हैं उस घर को हम विद्यालय कहते हैं। तो यहाँ जोड़ के विद्यालय बना और दोनों को अलग अलग तोड़ा तो दोनों के मीनिंग अलग अलग हुए, लेकिन दोनों अर्थपूर्ण हैं। इसीलिए इस तरह के शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा आता है योगरूढ़ शब्द। इन शब्दों का प्रयोग सामान्य से अलग यानी विशेष अर्थ प्रकट करने में होता है। ये दो या अधिक शब्दांश के जोड़ने से बनते हैं, जैसे पंकज। अब आप ये देखिए कि यहाँ सामान्य से कुछ हटके ही उसका अर्थ आपको देखने को मिलता है। जैसे पंकज शब्द का मैंने उदाहरण लिया है, यानी पंक, पंक का मतलब क्या होता है, कीचड़। मिट्टी का जो मिक्स होता है पानी मिलके उसे हम कीचड़ कहते हैं, तो उसको हिंदी भाषा में पंक कहते हैं। और अज यानी गोद होता है। तो कीचड़ की गोद में, यानी कीचड़ की गोद में खिलने वाला। अब कीचड़ की गोद में खिलने वाला से हम सिर्फ कमल ही क्यों समझ रहे हैं? कीचड़ की गोद में तो गंदगी, कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न होते हैं, पर हम उन्हें पंकज नहीं कह सकते ना। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ बना दिया गया है, पंकज यानी कमल का फूल। तो यहाँ हम जब भी पंकज पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ कमल के फूल की बात हो रही है। तो ये जो है, ये जो शब्द हैं सामान्य नहीं है, ये कुछ विशेष अर्थ प्रकट करे। सामान्य अर्थ तो यही हो गया कि कीचड़ में उत्पन्न हुआ है, तो उससे हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब उसका विशेष अर्थ निकल रहा है तब हम उसे कमल का फूल मान पा रहे हैं ना। तो इस तरह से ऐसे शब्द कहलाते योगरूढ़ शब्द। अब हम तीसरा प्रकार समझ रहे हैं, जिसके तीसरे आधार पर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी शब्द चार प्रकार के होते हैं। अब इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन चीज़ों को डिटेल में नहीं जानते तो हमें शब्द को समझने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो तत्सम शब्द हैं उन्हें समझ लेते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ज्यों की त्यों, यानी जैसा उन्हें संस्कृत में पढ़ा जाता है वैसा ही जब हम उन्हें हिंदी में पढ़ते हैं तब वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम, सम यानी समान, ठीक है। तो जैसे का वैसा ही के वैसा, यानी उठा के हम यूज़ कर रहे हैं संस्कृत के शब्दों का जब हिंदी भाषा में, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, हम हिंदी भाषा में भी अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं। पर्वत, जल और वानर, इन शब्दों का संस्कृत में भी यूज़ किया जाता है या उपयोग किया जाता है, और हिंदी भाषा में भी इसी तरह से इनका उपयोग किया जाता है। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? अब तत्सम के बाद
उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। तो तद्भव शब्द यानी उससे उत्पन्न जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं किंतु उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया है या करके हिंदी भाषा में उनको प्रयुक्त करते हैं या उपयोग में लाते हैं। ये तत्सम में हमने जो कि त्यों ले लिया, यहाँ हमने थोड़ा सा उनमें परिवर्तन कर दिया यानी चेंजेस कर दिए हैं और फिर उन्हें हिंदी भाषा में यूज़ किया। जैसे अग्नि से हमने आग शब्द बना लिया, पर्वत से पहाड़ बना लिया और जल से पानी। वानर को बंदर कहने लगे और भ्रमर को भौरा कहने लगे। इस तरह से जब थोड़ा परिवर्तन आया तो वो हो गए तद्भव शब्द। ठीक है, अगला हम पेज पलट के पढ़ लेते हैं। अब अगला है देशज शब्द। अब देशज तो आपको नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जा रहा होगा। वे शब्द जो बोलचाल की भाषा से हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, यानी हमारे देशी शब्द जो हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, अब वैसे तो हम देखें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है लोटा, पिल्ला, खटिया, पेट, टांग, ये शब्द लेकिन हम जनरल भाषा में डेली यूज़ में आस पड़ोस में घर में इस तरह के शब्द बार बार उपयोग में लाते थे और उन्हें फिर कभी किसी ने हिंदी भाषा में लिख दिया किसी वाक्य के साथ और वे प्रसिद्ध हो गए और वे हिंदी में सम्मिलित कर लिए गए। तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। अब इसी तरह ये देशज हुए और अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ जाते हैं और उन्हें हम हिंदी में भी प्रयोग करने लगे हैं। जब हम कोई कहानी या कुछ लिखते हैं तो उसमें हम कई बार इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो इन्हें भी स्थान दे दिया गया है। हिंदी भाषा का दिल बहुत बड़ा है, सभी भाषाओं को स्थान दिया है उसने, तो इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं क्योंकि ये हिंदी की से निकले हुए शब्द नहीं हैं, दूसरी भाषाओं से आए इसलिए विदेशज शब्द हो गए। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शामिल हो गए, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्द। जैसे अंग्रेजी से डायरी, पुलिस, टैक्सी, डॉक्टर, कॉफ़ी, चॉकलेट, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं ना। फारसी भाषा से लिए गए नमक, किस्सा और गरीब। तुर्की भाषा से लिए गए हैं बीबी, बेगम, कैंची, चिक, इस तरह के शब्द। और पुर्तगाली भाषा से बाल्टी, फीता, साबुन। देखिए बाल्टी और साबुन तो हम अपने घर में भी प्रतिदिन व्यवहार में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, इतना ज़्यादा हम आदी हो गए हैं इनके। अब अगला है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं, यानी इनका जब हम प्रयोग करते हैं तब कई बार इनमें थोड़ा बदलाव आ जाता है, तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द जो हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनका डिटेल हम फिर कभी पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शब्दों के बारे में ही बता रही हूँ। और अब आए हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण नहीं बदलते, यानी इसका जस्ट विपरीत, विकारी का विपरीत हुआ अविकारी। ये बदल जाते हैं और ये नहीं बदलते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस तरह से ये अविकारी शब्द हो गए। आगे के अर्थ के आधार पर अब हमारा बचा है, तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 प्रकार होते हैं। देखिए एक छोटा सा टॉपिक शब्द, उसे हम जब डिटेल में समझते हैं तो कितना बड़ा हो जाता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं, कौन कौन से? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द
और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब मैं आपको ये भी अच्छे से एक एक करके समझा रही हूँ। तो चलिए पहले हम पर्यायवाची शब्दों से शुरुआत करते हैं। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जनरली हम हिंदी भाषा में क्लास 1 से ही या पहली कक्षा से ही इसका प्रयोग करने लगते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी एक ही चीज़ के जब बहुत सारे नाम होते हैं और हम अलग अलग चीज़ों अलग अलग नामों को बोलने के बाद भी उस चीज़ को समझ लेते हैं कि इसी चीज़ की बात हो रही है, उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर आपको प्यास लगती है तो आप अगर बोलते हैं कि मुझे पानी पीना है, तो भी कोई आपको एक गिलास में पानी ला के दे देगा। लेकिन आप कहेंगे कि मुझे जल चाहिए, तो भी आपको पानी मिल जाएगा। तोय या बारी, वैसे हम आज के समय में इन 2 शब्दों का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन इनका अर्थ तो पानी ही होता है। तो इन तीनों का जब हम प्रयोग करते हैं कहीं भी, तब उसका अर्थ पानी ही होता है और आपको पीने के लिए पानी मिल जाता है। इसी तरह घर, तो हम जब किसी से सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो कहते हैं मैं घर जा रही हूँ या मैं घर जा रहा हूँ। अब जब हम मकान का उद्घाटन करते हैं, जब घर बनाते हैं, तो कहते हैं कि मेरे घर गृह प्रवेश है, आप ज़रूर आइएगा। ठीक है ना? और कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी के घर के सामने सदन लिखा होता है, उसके नाम के आगे लिखा रहता है कोई सा भी सदन, प्रेम सदन, गीता सदन, इस तरह से। और भवन के नाम के आगे भी नाम लगा के और भवन लिख देते। इन सब का अर्थ होता है घर। तो इसी को समानार्थी शब्द कहते हैं। इन सब का अर्थ समान ही होता है। अब विलोम शब्द समानार्थी से पर्यायवाची शब्द से बिल्कुल अलग होता है। समानार्थी और पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही हैं, बस इनको बोलने का अंतर है। अब विलोम शब्द अपोजिट शब्दों को कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा का विलोम हुआ बुरा, कायर का वीर। इस तरह के बहुत सारे शब्द हम प्रतिदिन भाषा में प्रयोग करते हैं। ऊंचा का नीचा, है ना, और गंदा का साफ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही, इनका अलग से मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा विलोम शब्द उसमें मैंने डाले हैं। अब तीसरा है नंबर पे है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी बहुत सारे अर्थ जब निकलते हैं। यहाँ हम बहुत सारे शब्दों का एक ही अर्थ निकाल रहे हैं और यहाँ एक शब्द के ही बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, तो उसको अनेक अर्थी यानी अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वर। अब ये वर जो शब्द है, इसका प्रयोग हम अलग अलग जगह वाक्य के अनुसार करते हैं। तो कहीं वर का मतलब रावण को भगवान शिव ने वरदान दिया, उसकी पूजा से प्रसन्न होने पर वरदान दिया कि मांगो तुम क्या मांगते हो, वो वरदान हुआ। ठीक है। एक बार हुआ शादी में वर और वधू होते हैं, तो वर यानी दूल्हा होता है और एक वर यानी श्रेष्ठ भी होता है। तो यहाँ एक शब्द वर है और उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये अनेकार्थी शब्द। कनक, आपने ये कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका या खाए बौराए जग बापाए बौराए, ये तो सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन सा दोहा है। तो कनक का अर्थ होता है धतूरा, गेहूं और स्वर्ण यानी गोल्ड, सोने की चीज़। तो एक ही शब्द के यहाँ अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, जो वाक्य के अनुसार हम उसे समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गए अनेकार्थी शब्द। अब अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों की जगह जब हम संक्षिप्त में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे ही वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। तो इसमें किस तरह से, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जब हम बहुत बड़ा सेंटेंस ना बोलने की बजाय एक संक्षिप्त रूप में उसे बोलते हैं, तब हम उसे वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे जो मिठाई बनाता है, अब अगर आपको मिठाई की ज़रूरत है तो आप
किसी से ये नहीं कहोगे घर में कि जो मिठाई बनाता है उसके पास जाओ और मिठाई लेकर आओ। आप सीधे कहेंगे हलवाई के यहाँ जाओ और मिठाई लेके आओ। तो ये जो हलवाई शब्द है ये ही वाक्यांश है या संक्षिप्तीकरण है आपके वाक्य का। बहुत लंबा सेंटेंस बोलने की जगह हलवाई जब हमने बोला तो हम समझ गए कि मिठाई बनाने वाला है। जो कपड़े सिलता है उसे हम दर्जी कहते हैं। तो सिर्फ दर्जी कहने से हमें समझ में आता है कि कपड़े सिलने वाला। ठीक है, इस तरह से ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लिखते हैं। अब अगला है 5वें नंबर पे एकार्थी शब्द। एक अर्थ को बताने वाला शब्द एकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे वृक्ष। वृक्ष, आपको कहीं भी वृक्ष लिखा है उसका अर्थ पेड़ ही होगा। बालक, बालक का अर्थ लड़का ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने बालक बोल दिया तो उससे कभी लकड़ी समझ लिया, कभी खंबा समझ लिया, नहीं, लड़का ही समझेंगे। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। अब 6वां है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जिनकी वर्तनी में यानी जिनको बोलने में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है पर सुनने में ये मिलते जुलते या एक जैसे हों किंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब इसके भी उदाहरण है कर। तो कर में हम कहते हैं कोई काम कर, है ना, और यहाँ हाथ, और कर और करी, ये जब हम बोलते हैं तो करी और कर एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक कर का अर्थ होता है हाथ और दूसरा करी का अर्थ होता है हाथी। तो हाथ से भी हाथी, बड़ी की मात्रा लग गई। देखिए मात्रा का कितना महत्व है, पूरा अर्थ बदल जाता है एक मात्रा से। अब तरंग। तरंग यानी लहर होता है जो नदियों में, सागर में, समुद्र में या पानी में आती है। उसके अलावा तुरंग, तरंग और तुरंग, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगने से वो तुरंग बन गया। तुरंग यानी होता है घोड़ा। तो यहाँ तरंग और तुरंग में अंतर आ गया। इस तरह के शब्द जो सुनने में समान हैं लेकिन उनके अर्थ अलग हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मैंने जाना कि शब्द के जो भेद हैं वो किस आधार पर किए गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और उससे ज़्यादा समझ में आया होगा। आपको आगे भी व्याकरण से संबंधित अगर कोई वीडियो समझना है या कोई कविता या कोई कहानी या कोई प्रोग्राम के लिए आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी से संबंधित नई जानकारी, व्याकरणिक अभ्यास या फिर कोई अच्छी सी कविता के साथ। बाय बाय।